हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम कुलदीप फ्रॉम बी मेंटर एकेडमी। अभी तक हमने अवर एनवायरनमेंट का क्लास 7 की जो बुक है, जो एनसीईआरटी है, उसमें चैप्टर 1 to 6 तक देख लिया है। आज हम चैप्टर 7 और 8 एक साथ देख लेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने 1 to 6 में पढ़ाया है ना, वो मोस्टली उसमें कवर हो गया है। तो 7 और 8 मैं फटाफट ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। और कुछ चीज़ इसमें समझ में नहीं आएगी ना, तो जो फ्यूचर जो एनसीईआरटीज़ आएंगी, जो फ्यूचर में जो एनसीईआरटीज़ आएंगी ना, उससे पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप चैप्टर 1 to 6 देखेंगे ना, तो आपको 7 और 8 बहुत ईजी लगेगा, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ में ले लिया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 ऑफ आवर एनवायरनमेंट क्लास 7। तो इसमें ये बताया जो सेटलमेंट क्या है। सेटलमेंट वो प्लेसेस है जहाँ पर लोग अपना घर बनाते थे। जो अर्ली ह्यूमन बींग है ना, वो ट्रीज़ पर रहते थे या केव्स में रहते थे। वो डिपेंड करता था उनका फूड कब तक मिल रहा है। अगर फूड उनका सपोज़ कुछ सीजन्स में ख़त्म हो गया, कुछ सीजन्स में अगर उनका एग्जॉस्ट हो गया, तो उनको अपनी जगह चेंज करनी पड़ती थी। तो अपना सेटलमेंट उन्हें चेंज करना पड़ता था। तो जो सीज़न वाइज चलता था ना, तो इसको हम बोलते थे टेम्प्ररी सेटलमेंट। उनका ये टेम्प्ररी सेटलमेंट था। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर आया, जो ह्यूमन बीइंग ने अपना मतलब कुछ सॉल्यूशन सोचा कि हमें क्या करना है लॉन्ग टर्म के लिए। अपने लॉन्ग टर्म जो प्लान बनाया ना ह्यूमन बीइंग ने, तो उस परमानेंट सॉल्यूशन आया किसका? सेटलमेंट्स का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सेटलमेंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है परमानेंट सेटलमेंट, एक होता है टेम्पररी सेटलमेंट। टेम्पररी सेटलमेंट होता है फॉर द शॉर्ट टर्म, परमानेंट सेटलमेंट होता है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो टेम्पररी सेटलमेंट, जैसे अगर आप डीप फॉरेस्ट में रह रहे हो, हॉट या कोल्ड डेजर्ट्स में रह रहे हो, माउंटेन्स में रह रहे हो ना, तो ये टेम्पररी सेटलमेंट होता है। ये आप हमेशा के लिए वहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ फूड लिमिटेड है। आपके पास काम नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो आप वहाँ पर सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए रह सकते हो। और जहाँ पर आप लॉन्ग पीरियड के लिए रहोगे ना, उसे कहेंगे परमानेंट सेटलमेंट। जैसे आपने कहीं घर बनाया, बिल्ड होम, घर बना लिया, वहाँ पर अगर एग्रीकल्चर डेवलप्ड है या आपको एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर मिल गया है, जो कि लॉन्ग टर्म तक चलते थे ये सब। ठीक है, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो परमानेंट सेटलमेंट होगा। तो प्लेसेस वेयर बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप, उसको हम बोलते हैं साइट। जैसे सपोज करो ये कोई एरिया है, अगर यहाँ पर कुछ सेटलमेंट है तो इसको हम बोलेंगे साइट। यहाँ पर सेटलमेंट है इसलिए। तो जो नेचुरल कंडीशन है ना, सिलेक्शन ऑफ द साइट, जैसे सपोज यहाँ पर अगर डेजर्ट है, यहाँ पर फॉरेस्ट है, ठीक, और यहाँ पर प्लेन है, तो कोई भी जो ह्यूमन बीइंग आएगा, कोई भी जो कम्युनिटी होगी ना, वो ट्राई करेगी यहाँ पर बसने की। तो जो यहाँ पर रहेगी ना, तो उसको बोलेंगे साइट। ये वो साइट है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग सेटल होंगे। तो ह्यूमन बीइंग जो सेटल होंगे ना, उसके लिए आइडियल कंडीशन क्या है? मतलब फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर होनी चाहिए, सूटेबल लैंड होना चाहिए, एंड द फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। ये चार कंडीशन अवेलेबल होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम आते हैं, देखो जो टेम्प्ररी सेटलमेंट होता है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे हर्डर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो मूवमेंट करते हैं, सीजनल मूवमेंट्स करते हैं। किसका? देखो उनके पास एनिमल्स होता है, उनके पास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो वो है ना, यहाँ पर ग्रेजिंग, मतलब यहाँ पे चरा नहीं सकते, ग्रेजिंग नहीं करवा सकते एक जगह पर। सपोज ये लो लेवल है, ये माउंटेन है, और ये हाई लेवल है। अगर यहाँ पर घास ख़त्म हो गई तो ये ट्राई करते थे कि ऊपर जाने के लिए, लेकिन अगर सर्दियाँ आने लग गई तो वो वापस नीचे आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में कुछ भी हैबिटेबल कंडीशन नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसह्यूमेंस। इट इज़ ए सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रेयर एनिमल मूव इन अ सर्च ऑफ न्यू पेस्चर अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सीजन। ठीक है, ये होता है ट्रांसह्यूमेंस। कई बार इसकी डेफिनेशन आती है, तो आप इसको याद कर लीजिए। तो देखो इसमें दो तरीके के सेटलमेंट्स बताए गए हैं। एक बताया कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, एक बताया स्कैटर्ड सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है कि अगर बहुत क्लोज रह रहे हैं लोग, इन्होंने घर बनाया है बहुत क्लोज, मतलब ये एक पूरा एरिया है। लेट मी क्लियर दिस। सपोज ये एक पूरा एरिया है
और इस पूरे एरिया में सिर्फ यहीं रह रहे हैं तो ये होगा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से रह रहे हैं कि कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो ये डिपेंड करता है कि वो जगह कैसी है, ठीक है। तो देखो इसमें दिया हुआ है कि जो रूरल सेटलमेंट होता है, अर्बन सेटलमेंट होता है, तो ये जो दोनों सेटलमेंट होते हैं ना, इसमें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट भी हो सकता है और स्कैटर्ड सेटलमेंट भी हो सकता है। तो जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है ये क्लोजली बिल्ट एरिया होता है घरों का, वेयर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल। अगर फ्लैट लैंड, जैसे सपोज़ यहाँ पर पूरा हिली एरिया है, फ्लैट लैंड यहीं मिला है, तो सब यहीं लोग रहना पसंद करेंगे, तो इसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। लेकिन अगर पूरा ही हिली एरिया है और कुछ कुछ जगह हैं, जैसे यहाँ पे कुछ सेटलमेंट हो सकता है, यहाँ कुछ सेटलमेंट हो सकता है, यहाँ कुछ सेटलमेंट हो सकता है, यहाँ कुछ सेटलमेंट हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे स्कैटर्ड सेटलमेंट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्स, ठीक है। हिली ट्रैक्स पे मिलते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। स्कैटर्ड सेटलमेंट्स हिली ट्रैक्स पे मिलते हैं। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट। तो रूरल एरिया में क्या होता है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है ना, उसी तरीके से लोग घर बनाते हैं। ये सिर्फ रूरल में ही नहीं होता है, ये अर्बन में भी होता है। देखो अगर कोई रीज़न है, अगर वहाँ पर बहुत हॉट है, बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर मड के घर होंगे क्योंकि वो बहुत ठंडा रहता है। लेकिन जैसे आप आर्कटिक की तरफ जाइए, वहाँ पर लोग अगर रहते भी है ना, तो इग्लू बनाने का ट्राई करते हैं कि इग्लू में रहते हैं, तो वो वहाँ का एक एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की के तरीके से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज, ये जो पेज है ये बताता है कि सपोज रेनफॉल हुआ कहीं, तो रेनफॉल में किस तरीके का सेटलमेंट होगा कि अगर इस तरीके का कि कहीं भी पानी नहीं रुकेगा, ठीक है, इस तरीके से पानी फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लड लाइक कंडीशन है, मतलब लो लाइंग एरिया है, कुछ इस तरीके से एरिया है जहाँ पे बरसातों में पानी भर जाता है, तो लोग ट्राई करेंगे कि इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाए, फिर उसके ऊपर घर बनाए। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर हैवी रेनफॉल होता है तो लोग या तो स्लैंटिंग रूफ बनाते हैं, और अगर फ्लड लाइक कंडीशन होता है तो लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर घर बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बताया, ये अपन जो इग्लू बोलते हैं इसको, इग्लू, ये जो बहुत फ्रीजिंग जो एरिया होता है, जहाँ पर फ्रीजिंग लाइक कंडीशन होती है, फ्रोज़न लाइक कंडीशन होती है, वहाँ पर इस तरीके के घर बनाते हैं। तो ये हो गया अपना सेटलमेंट। देखो सेटलमेंट है ना, अभी इसमें बहुत शॉर्ट में बताया गया है। जब हम 10th और 11th की जो NCERTs पे आएंगे ना ज्योग्राफी की, उसमें सेटलमेंट बहुत डिटेल में बताया गया है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, सेटलमेंट कितने टाइप के होते हैं और सेटलमेंट किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड द गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट वो मतलब मीन है बीच का, मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक मूव हो रहे हैं तो ये बीच का जो मीन है, मतलब जरिया है जिससे मूव हो रहे हैं, उसको बोलेंगे हम ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट 4 तरीके के हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के मीन 4 हो सकते हैं। पहला होगा रोडवेज, दूसरा होगा रेलवेज, तीसरा होगा वाटरवेज एंड चौथा होगा एयरवेज, ठीक है। तो कंट्रीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ होती है, जैसे इंडिया है, इंडिया में हमने कई बार देखा है कि हॉर्स यूज़ करते हैं, कैमल्स यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अगर आप चाइना या तिब्बत साइड जाओगे ना, जहाँ पर तिब्बत ले लो, चाइना मतलब तिब्बत साइड जाओगे, या अपने भी आप इंडिया में जम्मू कश्मीर साइड जाओगे ना, तो वहाँ पर याक, इस अपने यहाँ पर भी याक, तिब्बत वगैरह इन यहाँ पर याक यूज़ करते हैं। तो वही इसमें बताया हुआ है कि इंडिया में जाओगे तो आप डोंकीज, म्यूल, बुलक्स, कैमल्स, ये कॉमन है। और एंडीज़ में जाओगे ना तो माउंटेन ऑफ द साउथ अमेरिका, जो माउंटेन है एंडीज साउथ अमेरिका में, उसमें लामाज यूज़ करते हैं, एंड याक्स इन तिब्बत। तो जो अर्ली ट्रेडर्स थे ना, जो कंट्रीज़ में इधर से उधर जाते थे, वो ये जैसे जनरली या तो हॉर्स पे आते थे या कैमल्स पे आते थे, इस तरीके से। जैसे कैमल्स का एक है कि जो ट्रेडर्स थे ना, वो पहले कैमल्स पे यूज़ करते थे। तो इंडिया में ना बंजाराज होते हैं, बंजाराज। तो बंजारा जो ट्रेडिंग करते थे और वो कैमल्स के थ्रू करते थे। ओके, नेक्स्ट इज़, तो अगर हम रोडवेज़ की बात करें
अगर वो हम रोडवेज़ की बात करें तो ये है ना, रोडवेज शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चीप है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो चीप है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना तो ये उतना ही कॉस्टली होता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर सेवरल नेशनल एंड द स्टेट हाईवेज। हमें पता है जो बड़े बड़े हाईवेज देखे होंगे आपने आपके स्टेट्स में, बहुत बड़े बड़े हाईवेज होते हैं जहाँ पे बहुत फास्ट गाड़ियाँ चलती रहती है, जो सिटी के बाहर नहीं होती। जनरली सिटी के या तो बाईपास बाहर से निकल जाता है, या जब सिटी से आप निकलते हो ना बाहर इस तरीके से, तो वो हाईवे में जाके इस तरीके से मिल जाता है। तो ये होते हैं नेशनल हाईवेज़। तो नेशनल हाईवेज़ होते हैं और स्टेट हाईवेज़ होते हैं, नेशनल हाईवेज़ होते हैं और स्टेट हाईवेज़ होते हैं। तो इसमें ये बताया है द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द इंडिया इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सप्रेस हाईवे। जैसे आप बॉम्बे पुणे अगर आपने हाईवे देखा होगा ना तो वो एक्सप्रेस हाईवे है, वो एक्सप्रेस हाईवे है। यहाँ पर लिमिट होती है कि आप इससे नीचे गाड़ी नहीं चला सकते हैं, मतलब लिमिट होती है कि आपको बहुत फास्ट निकलना होता है उस हाईवे से, ठीक है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किस किस को कनेक्ट करता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये जनरली क्वेश्चन आता है स्कूल्स के एग्जाम्स में दोगे आप, या फिर बहुत जैसे रीजनल एग्जाम्स होते हैं या स्टेट एग्जाम्स होते हैं ना, तो उसमें भी कई बार क्वेश्चन आता है। क्वाड्रिलेटरल जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो रोडवेज जो किस किस को कनेक्ट करता है, वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को कनेक्ट करता है। हम रोडवेज देख रहे हैं तो रोडवेज में दो तरीके के रोड होते हैं। एक होता है मेटल रोड, जो हाईवेज होता है ना ये मेटल रोड होता है। एक दूसरा होता है जो कच्चा रोड होता है, जो आपने विलेजेस में देखा होगा, उसको बोलते हैं अनमेटल्ड रोड, ठीक है। नेक्स्ट इज रेलवेज। तो रेलवे क्या होता है? रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। रोडवेज के लिए क्या था? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, रेलवेज है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था, ये अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है और नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से रिवॉल्यूशन हुआ था कि इंडस्ट्रीज़ कैसे आई, किस तरीके से मशीन्स डेवलप हुई, तो उसके बारे में है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ऊपर। तो वो हम आगे फ्यूचर में जाएंगे तो हम देख लेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से है ना, ये बहुत जो रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट है ना, बहुत फास्टली इंक्रीज़ हुआ था, रेलवे का बहुत यूज़ होता। अगर रेलवे नहीं होता ना तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का अभी फेस ही अलग होता। इसलिए रेलवे ने बहुत साथ दिया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे बताया है द ट्रेन फ्रॉम जिनिंग टू लासा रन्स एट एन एल्टीट्यूड 400 मीटर, 4000 मीटर के एल्टीट्यूड पे रन करता है अबव द सी लेवल। और जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो 5072 मीटर है, 5072 मीटर है जहाँ पर रेल रन करता है। अब देखो क्या होता है कि जो प्लेन्स होते हैं ना, प्लेन्स, वहाँ पर आपको रोड मिल जाएंगे, आपको रेल मिल जाएगा, आपको वाटरवेज मिल जाएंगे, आपको एयरवेज मिल जाएगा, आपको ये चारों मिल जाते हैं प्लेन में। लेकिन अगर जैसे माउंटेन्स है तो माउंटेन्स पे आपको रोड्स तो मिल जाएंगे, लेकिन है ना ट्रेन्स वगैरह जो रेल्स होता है ना, रेलवेज, वो ज़रूरी नहीं है कि मिले, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन ऐसी नहीं होती कि रेलवेज इजीली चल पाए। तो इसलिए रेलवेज के लिए, इन चारों के लिए अलग अलग कंडीशंस होती है कि कौन कहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, देखो अब ये एक क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट जो रेलवे सिस्टम है वो कहाँ पर है? तो वो रशिया में है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से लेके जो वेस्टर्न रशिया में है टू व्लादिवोस्तोक ऑन पैसिफिक कोस्ट, ऑन पैसिफिक कोस्ट को कनेक्ट करता है। तो ये लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है। अगर हम आते हैं वाटरवेज, तो देखो वाटरवेज दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवेज, एक होता है सी रूट, ठीक है। तो अगर ये हमारा कंट्री है तो इसमें अगर यहाँ पर कुछ सपोज एक लेक है या फिर ये एक रिवर है, अगर लेक में ऐसे बहुत लंबी लेक है और इस तरफ से उस तरफ लेके जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे इनलैंड वाटरवेज। और ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर में अगर इस तरीके से हम वाटरवेज लेके जा रहे हैं तो ये भी इनलैंड है, मतलब कंट्री के अंदर ही है, लेकिन ये सी है। अगर इसके थ्रू हम जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे सी रूट्स, ठीक है। तो नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। नेविगेबल रिवर जैसे गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, या फिर लेक्स हुई, जो बड़ी बड़ी लेक्स होती है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में जो लेक्स हैं जिसको हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, या नाइल है अफ्रीका में, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके नेविगेबल रिवर्स के, नेविगेबल लेक्स के,
जो दोनों ये एग्जांपल है इनलैंड वाटरवेज के, मतलब ये पूरा एग्जांपल जो मैंने दिया है ना ये इनलैंड वाटरवेज का एग्जांपल है। अब सी रूट्स होता है, तो सी रूट्स में क्या होता है कि अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, तो आप सी रूट लेते हैं, तो आप सी रूट लेते हैं। तो यहाँ पे ये वही बताया गया है, जो सी रूट्स हैं और ओशनिक रूट्स हैं आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। यहाँ पर कुछ पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं जो अभी एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चंस पूछते नहीं है कि कौन सा पोर्ट्स कहाँ पर है। तो अभी तक आप यही देखिए कि एक इनलैंड वाटरवेज होता है, एक सी रूट होता है। इनलैंड का मैंने बता दिया, सी रूट का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज एयरवेज। तो फास्टेस्ट वे ऑफ द ट्रांसपोर्ट, the fastest way of the transport developed in the early 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuel. एयरवेज है, तो एयरवेज है ना फास्टेस्ट वे है और कॉस्टलीस्ट है। कॉस्टलीस्ट है, वो कॉस्टलीस्ट क्यों है? क्योंकि इसका फ्यूल बहुत कॉस्टली हो जाता है। जो एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर, लेकिन अगर वेदर बैड है, वेदर कंडीशन अगर फेवरेबल नहीं है, तो ये एडवर्सली अफेक्ट होता है, एडवर्सली अफेक्ट होता है। ठीक है, रेल एंड रोड, रेल प्लस रोड प्लस वाटरवेज की इतना अफेक्ट नहीं होते हैं बैड वेदर से जितना एयरवेज अफेक्ट होता है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन पे आते हैं। तो देखो कम्युनिकेशन क्या होता है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज लेके जा रहे हैं ना, तो वो कम्युनिकेशन होता है। तो देखो इसमें ना ये बताया गया है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से चेंज हुआ है। पहले ना लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, देन कुछ हॉर्सेज या फिर कुछ बर्ड्स का यूज़ लेने लगे, देन पोस्टमैन, देन न्यूज़पेपर्स, देन टीवी, इंटरनेट, इन सब का ज़रिया हम लेने लगे। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया है कि मास मीडिया क्या होता है। मास मीडिया ये होता है कि अगर न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न है ना, इससे हम लार्ज नंबर मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो मास मीडिया होता है, इसलिए उसको मास मीडिया कहते हैं। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट्स क्या होता है? जैसे हम फ़ोन है, हम इस एक जगह से दूसरी जगह तक फ़ोन के थ्रू बात कर लेते हैं, तो ये सैटेलाइट के थ्रू करते हैं। इंटरनेट होता है तो ये सैटेलाइट के थ्रू, ऐसे ये सब सैटेलाइट के थ्रू हम करते हैं। अब सैटेलाइट सिर्फ हमें कम्युनिकेशन में इसमें ही हेल्प नहीं करता है, सैटेलाइट हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, कि ये भी बता देता है कि ऑयल कहाँ पे मिलेगा, हमें पेट्रोल कहाँ पे मिलेगा, इसमें भी सैटेलाइट हेल्प करता है। ईमेल्स भेजने में, एक जगह से दूसरी जगह में हमने ईमेल्स भेजा तो उसके लिए भी सैटेलाइट काम करता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? ये सब कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह तक कनेक्ट करता है। देखो ऑयल में भी आपको कनेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे ऑयल मिलेगा, पेट्रोल में कनेक्ट कर रहा है, ईमेल्स में एक दो जनों को कनेक्ट कर रहा है, फ़ोन्स में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारा चैप्टर 7 खत्म हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर 8 पे। तो देखो चैप्टर 8 में क्या दिया हुआ है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बताया गया है। तो मैंने ना जो चैप्टर आप 1 to 6 पढ़ोगे ना, उसमें भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जो रीजन है ना, टेम्परेट, ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं, उन सब के बारे में मैंने पहले बताया है। अगर आप पहले एक बार वो वीडियोस देखेंगे ना, तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसमें फास्टली निकलने का ट्राई करूँगा। तो क्या होता है, देखो आप अगर है ना एक रीजन से दूसरे रीजन जाएंगे ना, जैसे सपोज ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये आपका 23 डिग्री, इस तरीके से चलता जाता है 45, 60, 90 डिग्री इस तरीके से। तो ये आपका ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिकल रीजन है ये। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो लोग जो ह्यूमन जो सेटलमेंट है ना, अगर आप उनके क्लोथ्स देखेंगे, क्लोथ्स डिफरेंट होंगे किससे? इस वाले रीजन से। अगर आप यहाँ वाले रीजन को इससे कंपेयर करें तो वहाँ के क्लोथ्स डिफरेंट होंगे। तो क्लोथ्स हुए, कल्चर हुआ, लैंग्वेज हुई, सेटलमेंट हुआ, किस तरीके से वो लोग रहते हैं, ये सब कुछ इस तरीके से आप चेक करेंगे ना। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, सोचिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाता है जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें देखो इसमें 2 रीज़न लिया है, एक लिया है ट्रॉपिकल रीजन, एक लिया है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इसमें क्या बताया है, अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं तो ये देखो 0 डिग्री है ये, तो इसमें अमेज़न बेसिन है, ये अमेज़न बेसिन से इक्वेटर पास होता है। तो इसमें यही बताया है कि अगर 10 डिग्री
से 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में देखेंगे तो ट्रॉपिकल रीजन होता है ये, जो इक्वेटर के बहुत क्लोज होता है। यहाँ पर डेली रेनफॉल होती है। डेली रेनफॉल यहाँ पे होता है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होती है यहाँ पर हमेशा। अगर आप नाइट देखेंगे ना, नाइट है ना यहाँ पे कोल्ड होती है। कोल्ड इतनी कोल्ड भी नहीं होती जितना आप सोच रहे हो, मतलब बहुत कम वेरिएशन आएगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर आप एवरेज लोगे ना तो टेम्परेचर सेम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। तो कोल्ड कहना है सही नहीं होगा। तो रात में भी यहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है। अपने यहाँ पे क्या होता है, जैसे आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो राजस्थान में क्या होता है कि नाइट एटलीस्ट, नाइट अगर देखोगे ना आप, जैसे ठंड विंटर्स में देखोगे, समर्स में देखोगे, तो डेज के कंपैरेटिवली ना कोल्ड होती है ना, और ह्यूमिडिटी कम होती है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है। हाँ, दिन में भी ह्यूमिडिटी रहती है और रात में भी ह्यूमिडिटी रहती है। तो इसमें ये बताया है कि अमेज़न बेसिन है। अमेज़न जो बेसिन है ना, वो किस किस से पास, कौन सा उसमें पोर्शन आ जाता है। तो ब्राज़ील का आ जाता है, पेरू का आ जाता है, बोलीविया का आ जाता है। तो देखो, पेरू ये है, कोलंबिया ये है, वेनेजुएला ये है, बोलीविया, ब्राज़ील, ठीक है, इक्वाडोर, ये इक्वाडोर हो गया। तो इस तरीके से इनका पोर्शंस आ जाता है। तो ये अभी किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आपको ये देखना है कि एक तो ये बेसिन जो है ना, ये जो अमेज़न की, वो कौन कौन से कंट्रीज़ में है और कौन सा कंट्रीज़ कहाँ पर है और किस किस से ये इक्वेटर पास हो रहा है, ये आप देख लीजिएगा। इक्वेटर किस किस से पास हो रहा है। बहुत क्वेश्चंस आता है कि इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास हो रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2 नंबर डायरेक्ट मिल जाएंगे, करके आएंगे तो सीधा, इसलिए ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है, जो अमेज़न बेसिन है ना, वो एक डायरेक्ट इक्वेटर ही पास हो रहा है, उससे इक्वेटर ही पास हो रहा है। तो यहाँ पे हॉट प्लस वेट क्लाइमेट है। यहाँ पर हॉट प्लस वेट क्लाइमेट है, मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट है ये वाला। तो यहाँ पर डे एंड नाइट और ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। जैसे मैंने बताया, एवरेज टेम्परेचर बहुत कम होता है, सॉरी कम नहीं, मतलब कांस्टेंट रहता है यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर। इसने बोला है कि रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग, बिना वार्निंग के यहाँ पे रेन कभी भी होने लग जाता है। डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, नाइट टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, नॉट सो डाउन, ये भी याद रखिए। इसमें ट्रॉपिकल रीजन में आता है। रेन फॉरेस्ट, आप एक बार प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखिए, प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको ये बहुत इजीली पड़ जाएगा। तो रेन फॉरेस्ट क्या होता है, जो ट्रॉपिकल जो एरिया होता है 0 डिग्री, उसके 0 से 10 डिग्री इधर, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो एरिया होता है वो, उसमें आपको जनरली रेन फॉरेस्ट मिल जाते हैं। लेकिन इक्वेटर के बहुत क्लोजली आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो रेन फॉरेस्ट क्या होता है, ये थिक फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत इस रीजन में ग्रो करते हैं। फॉरेस्ट आर इनफैक्ट सो थिक दैट डेंस रूफ क्रिएटेड, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर बताया था, कैनोपी होता है। कैनोपी क्या होता है, ये आपके ट्रीज़ हैं, तो वो ट्रीज़ क्लोज होने के बाद है ना, ये इस तरीके से एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो आपको ना ऊपर का कोई कुछ नहीं दिखता ना, ऊपर से आप देखोगे ना तो आपको नीचे देखने में भी परेशानी आती है, अर्थ को, ये ग्राउंड को। तो ये होता है कैनोपी। तो इसमें वही दिया है कि रूफ क्रिएट हो जाती है लीव्स से एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। तो ये किसकी वजह से होता है, कैनोपी की वजह से होता है। तो रेन फॉरेस्ट रिच होता है किसमें, फौना में। यहाँ पे आपको बहुत सारे बर्ड्स मिल जाएंगे, एनिमल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। मतलब आप इस तरीके इतना एरिया लेंगे ना, सपोज कर 100 मीटर बाई 100 मीटर का एरिया लेंगे, तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है पूरे वर्ल्ड में। बर्ड्स सच एज टॉकेंस, इसको बोलते हैं टॉकेंस। एनिमल्स आपको यहाँ मंकी मिल जाएगा, स्लॉथ मिल जाएगा, एंड ईटिंग टैपिर्स में भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो एनसीईआरटीज़ में जो जिस बर्ड्स और एनिमल्स जो दिए होते हैं ना, वो आप जनरली देख लीजिएगा कि कौन कहाँ पे मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से। आप देखो इतने सारे एनिमल्स है कि क्वेश्चंस जो पेपर सेट करता है ना, उसको दिमाग में ऐसे तो आएगा नहीं कि ये वाला मैं दे देता हूँ। तो जनरली एनसीईआरटी के थ्रू जाता है ना, तो ये जो दिखता है ना, वो जनरली वो
डाल देता है। तो इसलिए इन चीज़ों का आप देख लीजिएगा। ये पूरा पैराग्राफ आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, स्नैक्स मिलते हैं, एनाकोंडास मिलते हैं, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर मिलते हैं, ये सब कुछ स्पीसीज़ हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। और जो ये बेसिन है ना, जो अमेजोन बेसिन की हम बात करें, ये 1000 ऑफ द स्पीसीज जो इंसेक्ट्स है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स मिल जाएंगे। आपने मूवी देखी 3D पिराना वाली, जो 3D में आई थी, पिराना फिश भी आपको यहीं पे मिल जाती है। तो ये तो हुआ रेन फॉरेस्ट में, ये तो हुआ रेन फॉरेस्ट में किस तरीके से आपको बर्ड्स, एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अब हम देखते हैं पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में लोग कैसे रहते हैं। रेन फॉरेस्ट देखो, मैंने आपको पहले जो वीडियोस में बताया था, रेन फॉरेस्ट होता है ना, रेन फॉरेस्ट में इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है कि आप है ना एक कम एरिया में बहुत ज़्यादा प्लांट्स मिलेंगे। कि आप अगर काटने लगेंगे ना, जैसे आपको सपोज करो जैसे ABCDEF इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। फिर यहाँ पर ABCD, और सपोज़ आपको यहाँ पे फैक्ट्री खोलनी है। अगर आपको फैक्ट्री के लिए ना सिर्फ ए प्लांट ही चाहिए, तो आप पहले यहाँ काटोगे, फिर आप काटने यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, तो है ना वो प्योर स्ट्रैंड्स में नहीं होते हैं, इसलिए वो बहुत कॉस्टली हो जाता है और बहुत रिस्की बिजनेस है ये यहाँ पर करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया, स्नैक्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, जो पाइथन्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए बहुत रिस्की बिजनेस हो जाता है यहाँ पर करना है, तो और कॉस्टली है, तो इसलिए ये यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रीज़ भी प्योर स्टैंड्स में नहीं मिलते हैं। तो ये नहीं मिलते हैं, तो लोग क्या करेंगे यहाँ पर। तो लोग जनरली या तो हंट करेंगे या गैदरिंग करेंगे। तो देखो, या तो हंटिंग करते हैं, तो इसमें लिखा है वाइल मैन हंट एंड फिश along the rivers और women take care of the crops। अब women take care of the crops, अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे प्लांट्स है, तो मतलब क्रॉप्स कैसे उगाएंगे। तो देखो, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे लोग है ना स्लैश एंड बर्न ये वाली टेक्निक अपनाते हैं। स्लैश एंड बर्न क्या होता है कि ये आपका फील्ड है, इसमें बहुत सारे ये प्लांट्स हैं। तो अगर आपको इस एरिया में एग्रीकल्चर करना है, तो यहाँ के आप पूरे प्लांट काट दोगे, ट्रीज़ काट दोगे, इस एरिया को पूरा क्लियर करोगे, फिर यहाँ पे जो सूखने के बाद इसको जला दोगे, जलाने के बाद जो ऐश बचेगी ना, उसको इसी सॉइल में मिला दोगे। सॉइल में मिलाने के बाद क्या होगा, इसका न्यूट्रिएंट जो होता है ना, न्यूट्रिएंट परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिर यहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो वो यहाँ पर क्रॉप इस तरीके से उगाते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में। तो देखो यही, तो यहाँ पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या यहाँ पे होता है, तो देखो टेपियागो, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो इस तरीके के होता है। मैंने आपको बता दिया, हंटिंग होती है और फिशिंग यहाँ पे करते हैं जनरली। रेन फॉरेस्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे लकड़ियाँ होती है, रेन फॉरेस्ट इतने सारे फॉरेस्ट है, तो जनरली जो हाउसेज होते हैं ना, हाउसेज की जो वुड की जो सप्लाई होती है वो इन्हीं फॉरेस्ट से डायरेक्ट हो जाती है। इसमें एज सच इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि किस तरीके से डेवलपमेंट, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो रेन फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। तो देखो इस तरीके का ये फॉरेस्ट है, तो डेवलपमेंट होने लगा, तो यहाँ पर फील्ड एग्रीकल्चर हुआ, यहाँ लोग रहने लगे इस तरीके से। फिर थोड़ा और आगे गए तो लोगों ने फैक्ट्रीज़ करी और रेन फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं। तो इसमें ये बताया गया है किस तरीके से डेवलपमेंट जो हो रहा है इस रीजन में, डेवलपमेंट वो जो रेन फॉरेस्ट है ना, रेन फॉरेस्ट उसके लिए थ्रेट है, ये बताया गया है। अब डेवलपमेंट हो रहा है, वो फॉरेस्ट के लिए कैसे थ्रेट है, इसके बारे में सोचिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट हम इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में देखो 2 बेसिन है, एक गंगा रिवर है और एक ब्रह्मपुत्र रिवर है। इसकी जो बेसिन है ना बहुत एरिया में फैली हुई है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ना, इसका जो बेसिन है ना, वो कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है। क्वेश्चन आता है, करके देख लीजिएगा, और क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आएगा, इसलिए आप एक बार पूरा पढ़िएगा, ये पूरा मैप एनालिसिस करिए कि कहाँ कहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ से फ्लो हो रही है, कौन कौन से स्टेट से। रिवर जो ब्रह्मपुत्र है, रिवर ब्रह्मपुत्र को है ना जैसे तिब्बत से क्रॉस होती है ना, देन इंडिया में आती है, देन बांग्लादेश में जाती है। तो हर जगह पे ना इसका अलग अलग एक नाम है, वो नेम इम्पॉर्टेंट है और उसका
जैसे मैं बता रहा हूँ कि ब्रह्मपुत्र का अलग अलग नेम होता है, तो वो आप एक बार देखिए कि अलग अलग क्या नेम होता है। देखो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता दूंगा कि क्या क्या नेम होता है। जैसे तिब्बत में सेंगबो कहते हैं, इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इस तरीके से इसका अलग अलग नेम है। एक बार वो देखिए आप पूरा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और उसके साथ आपको इस पेज में ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र और गंगा है ना, इनकी ट्रिब्यूटरीज देख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी देखनी है, मेन देखनी है, मेन देखनी है। जैसे ये गंगा है, गंगा में यमुना मिली, यमुना में चंबल मिली, चंबल, ठीक है, से बेतवा हुआ, फिर यहाँ से केन हुई, फिर यहाँ, ठीक है, यहाँ से सोन हुई, घाघरा, गंडक, कोसी, इस तरीके से वो आप सब एक बार देख लेना कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो इसमें यह बताया है कि जो माउंटेन एरिया होता है ना, उसमें जैसे स्टीप स्लोप्स, ऐसे स्लोप्स होती हैं, तो स्लोप्स होती है तो एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, तो ये ना ऐसे टेरेस फार्मिंग करते हैं, मतलब यहाँ से ऐसे क्लियर करते रहते हैं ताकि बरसात आए ना, तो बरसात मतलब वो इस तरीके से दिखता है फिर टेरेस फार्मिंग, ठीक है। तो बरसात होती है ना, तो वो ऐसे पूरा मिट्टी बहती नहीं है, तो यहाँ पे बैरियर्स लगा देते हैं, यहाँ पे बैरियर्स लगा देते हैं पत्थरों के। तो सॉइल होता है, तो सॉइल है ना ऐसे स्पीड में बह के नहीं निकलती, तो इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। जनरली माउंटेन एरिया में होता है। अब देखो माउंटेन एरिया में फार्मिंग एग्रीकल्चर भी डिफरेंट तरीके से होगी, सेटलमेंट भी डिफरेंट होगा। तो इसमें बोला है था माउंटेन जो एरियाज होता है ना, स्टीप स्लोप्स होते हैं और इनहॉस्पिटेबल टेरेंस होता है उसमें, इसलिए लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। माउंटेन एरिया में कम लोग रहते हैं। लेकिन आप गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के आसपास जाओगे ना, तो वहाँ पर बहुत लोग रहते हैं। तो वहाँ पे बहुत लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि वो प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया है तो आप कहीं पे भी सेटल कर सकते हो, कहीं पे भी सेटलमेंट कर सकते हो, और कहीं पे भी आप इसमें एग्रीकल्चर कर सकते हो, ठीक है। अब जो ब्रह्मपुत्र और जो गंगा बेसिन है ना, इसमें वीट में सोरगम, ग्राम, मिलेट्स, ये है कुछ क्रॉप्स हैं जो यहाँ पर उगती है। कैश क्रॉप्स भी होती है, जैसे शुगर केन हुआ या जूट हुआ। देखो शुगर केन का बहुत इश्यू चल रहा है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, इन सब में बहुत सुसाइड हो रही है। उत्तर प्रदेश हुआ, कहाँ कहाँ। पहले तो आपको ये देखना है कि शुगर केन कहाँ कहाँ होता है, शुगर केन कहाँ कहाँ होता है, और जूट कहाँ कहाँ होता है। ये आपके लिए होमवर्क है। शुगर केन कौन कौन से स्टेट में होता है, जूट कौन कौन से स्टेट्स में होता है। अब शुगर केन के साथ जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए एक और होमवर्क है ये, जो शुगर केन के साथ क्या इशू चल रहा है, क्या इशू है, और जूट की हिस्ट्री क्या है। जूट की हिस्ट्री क्या है, मतलब जो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन में बांग्लादेश में मोस्टली जूट चला गया, जूट का जो एरिया था वो चला गया था, और जो अभी वेस्ट बंगाल है उस प्रेजेंटली उसमें मिल्स रह गई थी। तो आप एक बार इसके बारे में पूरा पढ़ लिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जूट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, शुगर केन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इस पे किस तरीके से सेटलमेंट होता है, तो जो सेटलमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ ना, ये तो चेंज होता है रीजन के साथ साथ। उसी तरीके से जो वेजिटेशन कवर होता है ना, वो भी चेंज होता है लैंडफॉर्म के साथ साथ। जैसे माउंटेन्स हुए तो वहाँ पे कैसा लैंडफॉर्म होगा, जैसे हिल है, ये एक हिल है, हिल की अगर बेस है तो बेस पे किस तरीके से वेजिटेशन होगा, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो किस तरीके से वेजिटेशन होगा, थोड़ा और ऊपर जाएंगे किस तरीके से वेजिटेशन होगा। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे ना, तो वेजिटेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वेजिटेशन का कैरेक्टरिस्टिक वो चेंज होता जाएगा। तो वो किस तरीके से चेंज होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया है। अब क्या होता है कि ये एक रिवर है, अगर ये रिवर जाके सी में मिली तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है ना। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं हम डेल्टा, ठीक है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती है, मतलब जो एक रिवर है ना, इसके बहुत ऐसे सेक्शंस हो जाते हैं, पार्ट्स हो जाते हैं कि एक पार्ट इसका इधर गया, एक इधर गया, एक इसका इधर गया, एक इसका इधर गया, इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं हम डेल्टा। तो डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा होता है सेडिमेंट्स का, सेडिमेंट्स का होता है, क्योंकि जो रिवर्स इतना स्लोप से ना, जो मिट्टी पत्थर जो कुछ भी लेके आती है ना, वो यहाँ पर आकर जमा कर देती है। वो क्यों करती है, क्योंकि डेल्टा बनता है रिवर और जो सी होता है ना, ओशन होता है ना, उसके इस पे ये इंटरसेक्शन होता है इस पे। तो ये ना, ये हो गया रिवर का माउथ, रिवर का माउथ इसको बोलते हैं, जहाँ पर ये सी से मिलती है, जहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन करती है, ये हो गया सी। तो इस एरिया में एक तरीके का वेजिटेशन होता है जिसको बोलते हैं मैनग्रूव्स। मैनग्रूव्स क्यों बोलते हैं, वो एक छोटी छोटी झाड़ियाँ या फिर पेड़ टाइप से होता है, उसको हम बोलते हैं मैनग्रूव्स। उसके लिए वो ये ना
सलाइन होते हैं, मतलब सलाइन लाइक कंडीशन जो होती है ना उसमें अच्छे से डेवलप होते हैं। अगर सब एक क्वेश्चन है ये कई बार आता है और अभी इश्यूज़ भी चल रहे हैं कि अगर ये जो रिवर है, अगर रिवर जो फ्रेश वाटर जो रिवर आ रहा है इसको मैं कट कर दूं, मतलब कि ये एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब ये ख़त्म हो गई, इसमें अब कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं मिल रहा, तो इन मैनग्रोव्स का क्या होगा? तो ये मैनग्रोव्स भी की भी डिक्रीज़ होने लग जाएंगे, ख़त्म होने लग जाएंगे, क्योंकि मैनग्रोव्स कंडीशन के लिए सैलिनिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसमें फ्रेश वाटर एडिशन भी चाहिए, मतलब एक लिमिटेड सैलिनिटी चाहिए, लिमिटेड सैलिनिटी चाहिए। तो मैनग्रोव्स के बारे में मैं आपको फ्यूचर लेक्चर्स में बताऊंगा, अभी जितना इसमें बताया वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें बताया कि वेजिटेशन चेंज होता है लैंडफॉर्म के साथ साथ। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र की आप वेजिटेशन देखोगे ना तो इसमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज मिलते हैं, जैसे टीक हुआ, साल हुआ, पीपल हुआ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र इस तरीके से आती है, ये जहाँ पे मिलती है ना ये सुंदरबन, ये इस तरीके से डेल्टा फॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरबन डेल्टा ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ पे आपको बंगाल टाइगर्स मिल जाएंगे, क्रोकोडाइल्स मिल जाएगा, एलिगेटर्स मिल जाते हैं, एक्वेटिक लाइफ भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। देखो तो ये जो एरिया है ना इसमें राइस बहुत डेवलप्ड है, ये पूरा एरिया है, रिवराइन जो पूरा एरिया है, यहाँ सी है, तो फिश भी आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी। अब राइस में क्या है, राइस में आपको टेम्परेचर हाई चाहिए, ठीक है, आपको ह्यूमिडिटी चाहिए, मतलब रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, या फिर इरिगेशन ऐसा होना चाहिए आपके पास वाटर हमेशा अवेलेबल हो। तो राइस हो गया इस एरिया में, ये राइस के लिए कंडीशन बताइए मैंने। और दूसरा हो गया आपके पास यहाँ पे रिवर्स हैं और यहाँ पे सी है तो फिश, तो यहाँ पे जनरली राइस और फिश बहुत, फिश एंड राइस जो है ना ये स्टेपल डाइट हो जाती है, यहाँ की स्टेपल डाइट हो जाती है। जैसे कोलकाता हुआ या फिर आप बांग्लादेश हुआ ना तो आपको राइस और फिश आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। तो एक क्वेश्चन या फिर जनरल नॉलेज का देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि सूसू करके एक डॉल्फिन होती है जो ब्लाइंड होती है, ठीक है, तो वो कहाँ मिलती है, रिवर गंगा में मिलती है, रिवर और ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ये एक वैरायटी होती है डॉल्फिन की जिसको लोकली हम सूसू बोलते हैं, ये ब्लाइंड होती है। द प्रेजेंस ऑफ सूसू, अगर देखो ये जो डॉल्फिन अगर यहाँ मिल रही है ना तो इसका मतलब है कि रिवर की हेल्थ अच्छी है, और जैसे जैसे ये ख़त्म होने लग जाएगी, यहाँ से गायब होने लग जाएगी ना, इसका मतलब है रिवर डैमेज होती जा रही है, मतलब हम रिवर्स को पॉल्यूटेट करते जा रहे हैं। जैसे अभी गंगा है, गंगा में आपको गंगेटिक डॉल्फिन्स मिलती है, ठीक है, अगर गंगा पॉल्यूटेड जिस तरीके से हो रही है अगर वो इंक्रीज़ होता जाएगा ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें जो डॉल्फिन्स है ना वो ख़त्म होने लग जाएंगी, डॉल्फिन्स ख़त्म होने लग जाएंगी। तो इसके बारे में आप एक बार पढ़िए, गंगेटिक डॉल्फिन्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर लेक्चर्स में। अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस पे चल रहा हूँ इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी इसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। इस पूरे पैराग्राफ में जनरली ये बताया गया है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो प्लेन्स है ना, इसमें देखो मैंने बताया प्लेन्स है, अगर ये प्लेन्स है तो यहाँ पर बहुत अच्छा सेटलमेंट होगा, बहुत कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होगा, और एग्रीकल्चर भी पूरा यहीं डेवलप होगा। अगर बिग सिटीज़ हो गई डेवलप तो पूरी फैक्ट्रीज़ भी यहीं डेवलप होगी, सब कुछ फिर यहीं डेवलप होगा। तो इसमें बताया कि इलाहाबाद हुआ, कानपुर हुआ, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये बड़े बड़े जो पॉपुलेटेड जो सिटीज़ है ना वो सब यहीं मिलेगी आपको। इस जो गंगा ब्रह्मपुत्र ये वाली, इस पे ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाता है इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन नहीं मिलती, लेकिन जो गंगा है ना इसके अराउंड आपको बहुत हैवीली पॉपुलेटेड एरिया है ये। तो ऑल द 4 वेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, मतलब 4 वेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं जो उससे मैंने बताया, रोड, रेलवे, वाटर एंड द एयरवेज। यहाँ पे आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रीजन है ना इसमें आपको पूरा ये फुली डेवलप्ड मिलेगा, अच्छे से डेवलप रहेगा ये पूरा एरिया। किस चीज़ में, ट्रांसपोर्ट के चीज़ में। अब देखो प्लेन एरियाज, रोड जो प्लेन एरियाज होता है ना उसमें रोड्स मिल जाएंगे, रेलवेज मिल जाएगा। द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, यहाँ मूवमेंट चलता रहेगा। प्लेन एरिया होगा उसमें आपको एयरवेज मिल जाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में आपको एयरवेज मिल जाएंगे, रोड्स मिल जाएंगे, ठीक है, रेल्स मिल जाएंगी, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो इसमें ये बताया है इस पूरे में कि गंगा
ब्रह्मपुत्र, इसमें आपको सब तरीके के ट्रांसपोर्ट जो मीन्स हैं वो मिल जाएंगे। इसमें बताया है कोलकाता, ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है रिवर हुगली पर, ठीक है। और प्लेन एरिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे एयरवेज भी मिल जाएगा। अब इसमें ये बताया कि ये टूरिज़्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये रिवर्स टूरिज़्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, आप ताजमहल देख लो, वो यमुना के किनारे पे आगरा में मिल जाएगा। इलाहाबाद देख लो, वो ऐसी जगह पे जहाँ पर गंगा और यमुना मिलती है। बुद्धिस्ट स्तूपा उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा आपको, ठीक है। असम हुआ, असम काजीरंगा जो नेशनल पार्क हुआ, मानस हुआ, ये जो रिवर्स के नाम है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये टूरिज़्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है। टूरिज़्म के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट्स हुए या फिर कोई भी फेमस जो चीज़ होगी ना, वो आपको इसी एरिया में मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये डेवलप्ड रीजन है। इसका मतलब आपको यहाँ पे चारों ये ट्रांसपोर्ट के मीन्स भी मिलेंगे। अभी तक हमने ये पूरा देख लिया, इन शॉर्ट में देखा है, डिटेल में कुछ नहीं देखा है। डिटेल में देखने के लिए आपको चैप्टर 1 to 6 देखना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट सीरीज़ आएगी, जो मैं ज्योग्राफी पे बनाने वाला हूँ, उसके आप वो जब सीरीज़ देखोगे ना तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी मैंने बहुत इजीली करके बता दिया है इन शॉर्ट। इसमें बहुत डाउट्स होंगे कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों होगा, तो वो आप टेंशन मत लीजिएगा। आप जब अगली सीरीज़ पे जाएंगे ना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कमेंट्स में बताइए कि किस तरीके से आपको ये वीडियो लगा। कोई फीडबैक हो तो आप बताइए कि इसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 9 और चैप्टर 10 एक साथ देखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।